सवाल ये था कि कॉन्सोनेंट्स के अंदर जो वो ये बात कही जा रही थी कि दरमियान में जो है कॉन्सोनेंट्स आते हैं। कॉन्सोनेंट्स ही था ना तुम्हारा? हाँ जी, कॉन्सोनेंट्स ही था। अच्छा, इसके अंदर उसने मुझे कहा कि कॉन्सोनेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है विद इंटरवीनिंग वॉवल्स। तो अगर आप उस एग्जांपल की तरफ दोबारा जाएं, राइडर और रीडर को अगर आप देखें तो दोनों अल्फाज शुरू किससे हो रहे हैं? आर से शुरू हो रहे हैं। राइडर, राइडर और रीडर, ठीक है। और दोनों एंड किधर हो रहे हैं? दोनों आर पे एंड हो रहे हैं, राइडर भी और रीडर भी, ठीक है। इसी तरह हॉरर और हियरर को देखें, वो भी ऐसे ही हो रहा है। इसी तरह फियर और फेयरर को देखें, वो भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अब इन अल्फाज के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान में अगर आप देखें तो वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह फियर, ई ए, ठीक है, ये वॉवल्स आ गए। इसी तरह फेयरर, ए आर ई आर, ठीक है, तो वॉवल्स आ गए। हॉरर के अंदर भी ऐसे ही है, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स का पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन दरमियान में वॉवल्स आ रहे हैं, सबके इस तरह हो रहा है। तो वॉवल्स तो आने ही आने हैं, क्योंकि वो एक वर्ड का हिस्सा होते हैं, लाजमी होते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू हो रहा होता है, कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए उसने कहा है इंटरवीनिंग वॉवल्स, इसलिए उसने इंटरवीनिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है जी। तो ये मैंने कहा अगर किसी और को भी शायद ये प्रॉब्लम हो तो वो भी, उनको भी क्लियर हो जाए। अच्छा, दूसरा ये जो इन्होंने सवाल पूछा है मार्लो से रिलेटेड, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था। तो मार्लो का जो लास्ट प्ले है, मेरा ख्याल है मैं बता चुका हूँ, या पता नहीं मार्लो का लास्ट प्ले हमने नहीं किया था। तो मार्लो का जो लास्ट प्ले है वो है एडवर्ड टू, ठीक है। जू ऑफ माल्टा जो है वो तो उसने काफ़ी जो है ना वो पहले लिख दिया था, यानी कि उसका तो थर्ड ड्रामा जो है वो जू ऑफ माल्टा है। और हाँ जी, थर्ड था। और जो एडवर्ड टू है वो इसके बाद दिखे, और उसके दरमियान में भी वो कुछ छोटे मोटे जो है ना वो काम करता रहा है, जो यानी कि जो रिकॉर्डेड नहीं है, किसी के कोलैबोरेशन में जिस तरह वो लिखता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब होता पता क्या है? होता ये है कि राइटर्स जब लिख रहे होते हैं तो तीन चार चीज़ें उनकी जो है वो एट अ टाइम चल रही होती हैं उनके सामने, ठीक है। और जो ख़ास तौर पे जो परफॉर्मेंसेस थी ना उस ज़माने के अंदर, तो कुछ राइटर्स ऐसे थे जो कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे होते थे, ठीक है। जैसा थॉमस लॉज है, थॉमस लॉज ने बड़ी कोलैबोरेशंस कर रहा था, जॉर्ज के थॉमस ग्रीन के साथ भी कर रहा था, उधर से शेक्सपियर के साथ भी कर रहा था, ठीक है। इस तरह के यानी कि काम चल रहे होते हैं, तो एक सीक्वेंस सा चला होता है। अब जब वो अ, जी जी, क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू गूगल, according to Google, it's Jew of Malta. I don't know what do you mean by Google, because Google तो आपको किसी बंदे ने भी कोई भी बात की होगी, गूगल आपको सामने ला के रख देगा, ठीक है। और विकीपीडिया को अगर आप देखते हैं तो विकीपीडिया को कोई भी जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है, सॉरी उसे एडिट कर सकता है, ठीक है। तो उसको भी हम वैलिड नहीं समझते। तो वैलिड जो वर्क्स होते हैं वो तो बुक्स ही होती हैं, ठीक है। और जिन बुक्स को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, वो रूटलेट पब्लिशर्स हैं। अगर आप देख लें तो ये इस वक्त के मेरे ख्याल में तो रूटलेज, ये पब्लिशर्स का मैंने आपको नाम बता दिया। एक ब्लैकवेल है, ब्लैकवेल की मेरे पास नहीं, मैं ये रूटलेज की यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और रूटलेज एक बड़ा जो आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा पब्लिशर है। ब्लैकवेल है एक, और इसी तरह कैम्ब्रिज पब्लिशर्स हैं, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स हैं। तो रूटलेज जो है ये इस वक्त बड़ा आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप पब्लिशर्स, ठीक है। तो ये इस तरह की गलतियां ये लोग नहीं करते, ये बड़ा कैलकुलेटेड किस्म की नहीं चीज़ है। और फिर इसके अलावा एक और बात भी है कि कुछ किताबें जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वो पुरानी रिसर्च वाली किताबें हैं, उनके अंदर चीज़ें कुछ और थी, किसी और तरह लोगों ने उनको देखा कि भाई ये शायद उसका आखिरी वर्क है और ये पहला है। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई सवाल आएगा। अगर कंट्रोवर्सी होगी तो वो सवाल नहीं आ सकता, ठीक है। कि अगर जू ऑफ माल्टा, हाँ ये हो सकता है कि उसने ये कहा हो कि इसकी जो कॉमेडीज़ हैं उनमें लास्ट कॉमेडी जू ऑफ माल्टा है, या मेलो ड्रामाज के अंदर जू ऑफ माल्टा जो है वो लास्ट है, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है। इस तरह नहीं हो सकता कि उसने कहा हो कि एग्जैक्टली ये, क्योंकि एडवर्ड टू जो है वो मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि एडवर्ड टू जो है उसका लास्ट जो है वो वर्क था, ट्रेजेडीज ही उसकी। अच्छा खैर, अच्छा ये जो एक और चीज़ आपको जो मैं बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी, ये जो पेपर हमारा होगा एमसीक्यूज, इसके अंदर आपसे ये एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर सकता कि आपको एक एक राइटर का और एक एक वर्क ऑफ आर्ट का पता हो, ठीक है। ये कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, और जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है
बेशक वो जो भी हो वो बेवकूफ़ है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग आर्ट वो हिस्ट्री के रिसर्चर्स नहीं हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना ज़रूरी भी नहीं है। तो ये जो पता नहीं अभी कौन सा वर्क है जी, आर्डन ऑफ फेवरशाम, ये मेरा ख्याल है किसी ये यूनिवर्सिटी बिट्स में से किसी का था, ठीक है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसका है। तो पर है यूनिवर्सिटी बिट्स में से, ये मेरा एक जो है ना वो गेस है एक। तो ये बहरहाल ऐसा ऐसा जो है ना वर्क है, मैंने कभी इसका नाम ही नहीं सुना, ठीक है, ये अभी आपने यहाँ पे लिखा है तो मैंने इसको देख लिया है शायद, क्योंकि उस ज़माने में बड़े अजीबो-गरीब से नामों वाले जो है ना वो ड्रामा होते थे। तो यू राइट बिलोंग्स टू मार्लो एंड वेयर डिड यू रीड इट एंड आई डोंट नो इफ इट इज़ मार्लोज और समवन एल्स। तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं फोकस करते जो हमें पता है, बजाय इसके कि चलें थॉमस किड कह लें। किड का तो स्पेनिश ट्रेजेडी मशहूर है सबसे ज़्यादा। अच्छा खैर, आप उनके ऊपर फोकस करें जो हमें पता है, जिनके ऊपर काम आ सकता है। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं पूछेगा अगर ये आर्डन और फेवरशाम किसने लिखा है, ठीक है, ये तो माइनर क्या, मुझे तो ख्याल में तो पढ़ना नहीं, लॉस्ट वर्क हो शायद उसका। तो इनके ऊपर सवाल करके वो अपना सवाल क्यों ज़ाया करेगा, मुझे ये समझ नहीं आती। आप लोग ये ज़रा सोचें कि जो एग्जामिनर है उसने सवाल ज़ाया क्यों करेगा, उसके पास एक लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, सिर्फ उसने 75 क्वेश्चंस आपसे लिटरेचर की हिस्ट्री के पूछने हैं, इसमें उसने सारा कोर्स कवर करना है, इसके अंदर उसने सारी ये मेजर एजेस जो है वो कवर करनी है, ठीक है, और किसी मेजर राइटर को उसने नहीं छोड़ना। तो अब मुझे बताएं, वो एक एक सवाल भी अगर मेजर राइटर्स में से करें तो 50 सवाल बनते हैं, सिर्फ एक सवाल भी अगर मेजर राइटर से करें, ठीक है, तो 50 सवाल आराम से बनते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो कोर्स में नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट, मिसाल के ऊपर दांते है, उसके ऊपर वो सवाल करेगा जरूर, ब्राइडन है उस पर सवाल जरूर करेगा वो, ठीक है, बेशक वो कोर्स में नहीं है। एडवर्ड टेनिसन है, एल्फ्रेड टेनिसन सॉरी, तो एल्फ्रेड टेनिसन जो है उस पर सवाल आएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसके ऊपर भी करेगा, वो सवाल जरूर करेगा, ठीक है। फिर WH ऑर्डन आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर भी वो सवाल कर। फिर आगे आ जाएं तो जो आजकल का जो चल रहा है काम, साउथ अफ्रीकन अलग लिख रहे हैं, नाइजीरियंस अलग लिख रहे हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी अलग लिख रहे हैं, आप मुझे बताएं किधर जाएंगे फिर वो 85 या 75 क्वेश्चंस वो आपसे कहाँ से करेगा, ठीक है। तो हैव सम सेंस। ये जो मैं आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊँ वो सिर्फ इसलिए है कि आपका नॉलेज वेल ग्राउंडेड हो, ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है सारा पेपर हिस्ट्री में से आना है। सवाल आपसे ज़्यादा जो आएंगे पिछले सालों में जो हो रहा है, बहरहाल हमारा जो पेपर था जो मैंने अटैम्प्ट किया था वो ऐसा ही था, वो सवाल है, वो पेपर ऐसा ही था, उसमें एजेस के ही पर पूछा हुआ था, ठीक है, एक उसमें रोमांटिक एज थी, एक उसके अंदर नियो क्लासिकल एज, और इस तरह एजेस के ऊपर ही सवाल थे वो सारे, ठीक है। लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं MCQs के अंदर वो सारी एजेस को इस तरह नहीं कर सकते, वो आपसे मेजर ये पूछ सकते हैं कि ये जो थॉमस किड जो है ये यूनिवर्सिटी बिट्स में से है या नहीं है, ठीक है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। बाकी इतने डिटेल में जाने की, और आपको याद भी कैसे रहेगा, फर्ज करें आपको पता लग भी रहा है, याद कैसे रहेगा इतना कुछ, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह के सवाल करने की मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा गूगल अगर आप यूज़ कर लें, तो जिस तरह ये अभी मारिया बता रही थी कि उन्होंने गूगल पे देखा है, तो आप गूगल पे ज़रा थोड़ा सा ना एक और काम किया करें, बजाय इसके कि आप विकीपीडिया पे जाएं, ठीक है, आप पोइट्री फाउंडेशन एक वेबसाइट है, आप उधर देख लिया करें, ठीक है, वो बड़ा एक ऑथेंटिक सोर्स है। पोइट्री फाउंडेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोएट्री फाउंडेशन, ठीक है, इनके ऊपर आप लिखेंगे ना तो एक बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है ये, अच्छे यानी कि वर्क्स हैं। चलें जी, वी आर ऑलरेडी लेट, हम शुरू करते हैं अब यूनिवर्सिटी वेट्स। यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर क्रिस्टोफर मार्लो हम कर चुके थे। अब जो बाकी राइटर्स हैं उनके अंदर बिल्कुल माइनर राइटर्स हैं, वो कोई इतना माइनर मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि वो अपना वो मार्क इस्टेब्लिश नहीं कर सके जो मार्लो और शेक्सपियर ने कर लिया था, ठीक है, उस दौर के अंदर। इवन बेन जॉनसन, मैंने जिसका आपको बताया कि बड़ा सॉलिड राइटर है और बड़ी अच्छी उसकी वर्क्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी और मज़े की बात, बेन जॉनसन उस वक्त पोएट लॉरेट भी था, ठीक है, बेन जॉनसन था, शेक्सपियर नहीं था। और क्रिस्टोफर मार्लो जो था वो तो वैसे ही आपको पता है कि एक बड़ा बिगड़ा हुआ एक तरह से नौजवान था, और वो तो अपनी लड़ाई झगड़े और बार्स वगैरह इन्हीं चक्रों में रहता था। तो उसने कहा पोएट लॉरेट जो है वो बेन जॉनसन है, लेकिन उसका नाम हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। शेक्सपियर और मार्लो जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो इस वजह से ये जो लोग थे ये सारे एक तरह से सामने नहीं आए, ठीक है। कुछ इनमें से प्रोज राइटर्स हैं
जिनका ज़्यादा अहम काम जो है प्रोज में है, कुछ का ड्रामा में है, ठीक है। ख़ासतौर पर जैसे थॉमस नैश है, नाश या जो भी इसे पढ़ते होंगे, तो नाम के प्रोनाउंसिएशन के अंदर इतना कोई परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो थॉमस नैश है, ये पंजाबी वाला नैश ना समझ लेना है। अच्छा, तो इसने अब पैम्फलेट्स इसके ज़्यादा मशहूर हैं निस्बत के इसका जो ड्रामा के, ठीक है। लेकिन और जॉन लिली जो था पहले, अब हम लाइन वाइज चलते हैं, मेरा ख्याल आपके पास जो लिखे होंगे जॉन लिली होगा, इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो के पास, बाद मैंने जो आपको भेजा था एक, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये एक कॉमेडी राइटर था, और कॉमेडी की बेसिस क्या होती थी पुराने ज़माने की जो कॉमेडीज़ लिखी जा रही थी, उनकी बेसिस कौन से राइटर्स थे, ये ज़रा बताएं ना आप, पता लगे। टेस्ट आ गया दरमियान में ही। हाँ जी, किन के ऊपर बेस कर रही थी कॉमेडी, कौन से मॉडल्स थे जिनके ऊपर कॉमेडी बेस कर रही थी। हाँ जी, भागो जल्दी जल्दी, नोट्स पीछे से खंगालो जल्दी जल्दी। हाँ जी, टेरेंस एंड प्लॉटस, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह प्लॉटस एंड टेरेंस कहना है, जो भी कहना है, दोनों राइटर्स थे। इसी तरह ट्रेजेडी जो थी वो किस पे बेस कर रही थी, वो आपको याद होगा यकीनन, आसान था वो तो, सेनेका, वेरी गुड। तो सेनेका और वो भी दोनों ये लैटिन सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसने जो अपनी कॉमेडी लिखी, यकीनन उसी के ऊपर बेस की थी। और एक इसकी जो थी, जो मशहूर हुई हैं, उनमें एक तो एंडेमियन है जो मशहूर हुई, ठीक है। एक तो पोएम है ना जॉन कीट्स की एंडेमियन, ये वो नहीं है, ये एक कॉमेडी है, ठीक है, एंडेमियन। और एक इसका रोमांस था जो कि आर्टिफिशियल रोमांस उसे कहा जाता है, क्योंकि कॉमेडी है, और कॉमेडी के अंदर जो रोमांटिक एक तरह टेल होती है उसको हम आर्टिफिशियल रोमांस कह देते हैं, ठीक है। और यूफ्यूस इसका नाम है। तो यूफ्यूस और एंडेमियन, ये दो इसके बड़े मशहूर जो हैं वो ड्रामा थे, और कॉमेडियन था ये, ठीक है जी। और उसके बाद हम चलते हैं, अब बस इसको मैं गो थ्रू करूंगा, इसमें कोई इतना फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। टॉमस किड पे आ जाए। तो टॉमस किड जो है, ये ट्रेजेडीज ऑफ ब्लड के लिए बड़ा मशहूर हो गया था, ठीक है। यानी कि ऐसी ट्रेजेडीज जिनके अंदर वायलेंस का एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक। और इसके कहा जाता था कि ये कि जो भी ये लिखता था, जो इसके काफ़ी वैसे वर्क्स थे, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर वर्क है इसका, वो द स्पेनिश ट्रेजेडी है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो पीछे हैमलेट वगैरह का जो थीम था, आप कह सकते हैं कि ये उसका प्रेडिसेसर एक तरह से था। लेकिन इसका जो अपना वर्क है उसका नाम द स्पेनिश ट्रेजेडी है। बल्कि ये तो आपको लिखा होगा, मेरा ख्याल है, जो मैंने वो भेजे थे आपको, उसके अंदर ये लिखा होगा, स्पेनिश ट्रेजेडी इसका बहुत मशहूर हुआ। और बहरहाल शेक्सपियर का जो हैमलेट है, आप कह सकते हैं कि वो इसकी इसी तरह के मॉडल पे बेस कर रहा है, ठीक है। हैमलेट तो यकीनन आप लोगों ने ना भी पढ़ा हो तो समरी उसकी ज़रूर आपको पता होगी कि किस तरह कत्ल व गारत काफ़ी ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर वंस। उसके बाद आता है जी रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का जो सबसे मशहूर ड्रामा है, और ये सवाल भी आ सकता है, ये है फ्रायर बंगी एंड फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगी, बंगे या बंगी, फ्रायर बेकन या फ्रायर बंगी, ठीक है। और ये किस तरह का ड्रामा है, ये डॉक्टर फॉस्टस की तरह का एक ड्रामा है, सॉरी डॉक्टर फाउस्टस की तरह का। और ये लेकिन एक बड़ा सुपीरियर वर्क था, और ड्रामेटिक एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा नज़र आता है, और इसीलिए लोग जो है ना ये मशहूर हुआ उस दौर के अंदर। लेकिन ये उसके बाद, अच्छा, ये ड्रामाज जो हैं अपने दौर में तो मशहूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद मशहूर नहीं हुए, ठीक है। यानी कि जब दोबारा रिवाइवल होना शुरू हुआ ना थिएटर का, रेस्टोरेशन के बाद, तो उस वक़्त ये सारे लोग फिर ख़त्म हो गए। अगर चलता रहता ड्रामा का सिलसिला, तो शायद ये रिव्यू करते रहते अपने वर्क्स को, या शायद जो आने वाले राइटर्स हैं वो इनको दोबारा इनको रीमॉडल करते रहते, तो वो मशहूर रहते, ठीक है। तो रियल क्लासिक्स जो थे सिर्फ वही बचे, और बाकी सारे जो ड्रामाज थे वो एक तरह से बस नज़र हो गए। जो नया दौर आ रहा था, क्योंकि नए दौर के अंदर एक नया जॉनरा भी इंट्रोड्यूस हो गया था, और वो क्या था, वो नॉवल था, ठीक है। इनके रेस्टोरेशन के अंदर एक नॉवल भी आना शुरू हो गया है। उधर से क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी, डॉक्टर जॉनसन और इस तरह का सारा ग्रुप था एक पूरा क्रिटिक्स का, तो क्रिटिसिज्म भी शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा है, बहुत कुछ उस ज़माने में हो रहा है, ठीक है। स्टीम इंजन इजाद हुआ था शायद 1669 में, मेरा ख्याल है, एग्जैक्ट मुझे डेट का भी नहीं पता, वैसे अंदाज़ा है मेरा। तो 1660s कह लें या 70s कह लें, तो उस दौर के बाद जो है वो एक तरह से इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया था, ठीक है। बुनियादें पड़नी शुरू हो गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। वो एक अलग बात है कि आगे जाके विलियम ब्लेक के दौर में वो अपनी पूरी आबोताब से सामने आया।
तो ये जो लोगों का फोकस था वो अब डिवाइडेड होता जा रहा था, ठीक है। और अभी हमें देखेंगे कि आगे का ड्रामा क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, वो भी आज ही हम इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे, मैं इसी के अंदर डिस्कस उसे ज़रूर कर लूँगा। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन के बाद जॉर्ज पील है, और पीली नहीं इसे पढ़ना, पील है ये। और इसकी जो सबसे मशहूर वर्क था वो ट्रेजेडी ऑफ एब्सलॉन है, ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ एब्सलॉन, ये इसका मशहूर वर्क है। और इसके बारे में जो है ना वो कहा जाता है कि बड़ा फ्लुएंट था और बड़ी इसकी यानी कि ये वाली जो ड्रामा था, ये वाला जो वर्क था ट्रेजेडी ऑफ एब्सलॉन, इसके अंदर बड़ा एक प्लीजिंग डिक्शन उसने यूज़ की थी, ठीक है, और बड़ा अच्छा एक ड्रामा रहा। तो ये इसका मशहूर था। बाकी इसने 2-3 ड्रामास और भी लिखे हैं, जिनमें ओल्ड वाइव्स टेल इस तरह करके एक भी ड्रामा भी है, और यानी कि फेयरी टेल टाइप ड्रामा था वो। तो लेकिन जो मशहूर हुआ वो ये ट्रेजेडी ऑफ एब्सलॉन है। फिर आ जाता है जी टॉमस लॉज। और टॉमस लॉज क्यों मशहूर है? वो इसलिए कि इसने शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेशन की थी, और वर्क का नाम मुझे याद नहीं है, शायद एज यू लाइक इट था, शायद, अब मुझे कोलैबोरेशन बहरहाल इसने की थी, ठीक है। वो आगे जाके आएगा, आज ही इंशाल्लाह इस सब को हम देखेंगे, शेक्सपियर को आज हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे, तो वो आगे जाके सारा कुछ आएगा। और टॉमस लॉज का जो बड़ा मशहूर थी, जो 2 ट्रेजेडीज़ की मशहूर हुई, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, ये इसने लिखी थी रॉबर्ट ग्रीन के साथ, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें, जो मैंने आपको स्लाइड्स भेजी थी उनके अंदर ये ज़रूर होगा। और अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये एक अपना इसका सेपरेट वर्क था, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसका है वो सिविल वॉर, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर ये है, और ये इसने जॉर्ज पील के, रॉबर्ट ग्रीन के साथ, सॉरी, कोलैबोरेशन में लिखा था, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ये सवाल करें कि कौन सा ड्रामा था जो 2 यूनिवर्सिटी विट्स ने कोलैबोरेशन में लिखा, तो आपको पता होगा कि वो द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर थी, ठीक है। और जब आपके सामने आंसर्स आ जाएंगे ना, तो फिर ज़रा वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो आपके सामने आंसर्स आते हैं तो वो और आसान हो जाता है। अच्छा, और बाकी रह गया थॉमस नैश। और ये किस लिए मशहूर था? मैंने बताया कि ये पैम्फलेट्स वगैरह जो लिखने में ज़्यादा मशहूर था। और इसका जो एक नैरेटिव है, अच्छा अब ये ना प्रोज़ राइटर है, ये एक ज़हन में रखना है आपने, ये ड्रामाटिस्ट नहीं, ये प्रोज़ राइटर है, ठीक है। और इसको कहा जाता है, इसका जो वर्क था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, उसको कहा जाता है कि वो एक तरह से नॉवल की तरह इसने लिखा था, ठीक है। और उस ज़माने में ये कहा गया कि ही हैज़ इन्वेंटेड अ न्यू टेक्निक, अ न्यू नैरेटिव, ठीक है, एक नया नैरेटिव उसने एस्टैब्लिश किया। एक आप उसे नॉवल कह सकते हैं, एक हिस्टोरिकल नॉवल टाइप चीज़ उसने जो है ना बनाई है, नैरेटिव नॉवल आप उसे कह लें। तो नॉवल टाइप चीज़ थी ये, और इसे लेकिन हम फर्स्ट नॉवल नहीं कहेंगे, ये अपने ज़हन में रखना है, फर्स्ट नॉवल के अंदर कभी इसका नाम आपने नहीं लेके आना। तो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर ये इस तरह का था। और ये असल में डिफरेंट क्यों था बाकी सारी चीज़ों से? क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ लिखी जा रही थी सटायर्स या क्रिटिसिज्म जिसे आप कहते हैं, क्रिटिसिज्म लिखी जा रही थी, ठीक है। फिलिप सिडनी की भी जिस तरह आपने देखी है, और आगे फ्रांसिस बेकन की भी हम देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो आज वो भी हो जाएगा होपफुली। तो बहरहाल, तो इसके जो बाकी वर्क्स थे वो तो क्रिटिसिज्म में थे, लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर था, ये एक इसका नॉवल आप समझ लें कि कंसिडर किया जाता था, या एक नैरेटिव फॉर्म आप कह लें, ठीक है। ट्रेजेडी भी नहीं से आप कहें, नैरेटिव एक कह लें, एक न्यू नैरेटिव था जो इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा अब हम टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब ये होता क्या है कि 1576 का दौर था, यानी कि 1570s का टाइम पीरियड चल रहा है, जब ये सारे राइटर्स लिख रहे हैं, ठीक है, ये दरमियान में तकरीबन पहुंचे हुए हैं। ये राइटर लिख रहे थे 1590s के अंदर, इन्होंने सबने ज़्यादा लिखा है, ख़ासतौर पर मार्लो ने 1590s के अंदर, ठीक है। और शेक्सपियर भी आप कह लें कि उसी दौर के अंदर लिखना शुरू कर रहा था, ठीक है। शेक्सपियर का वो दौर है कि जब उसने शुरू किया लिखना, और ड्रामा के पहले शेक्सपियर क्या करता था कि वो एक थिएटर कंपनीज में काम करता था। अच्छा, अब इस दौर तक जो थिएटर है वो कैसा है? वॉकिंग थिएटर है, लोग चलते फिरते जो है ना वो कार्ट्स के अंदर उन्होंने अपने रखा हुआ है थिएटर का सारा सामान, यानी कि बड़े कार्ट्स हैं, छोटे छोटे कार्ट्स नहीं है, बड़े कार्ट्स हैं, और जहाँ पे जाते हैं जाके अपना थिएटर लगाते हैं, वो शुरू कर देते हैं, या मेक शिफ्ट थिएटर्स थे, ठीक है। अब उनके अंदर पर्दा पुर्दा लगने वाला वो फैशन नहीं था, ठीक है, मेक शिफ्ट किस्म के थे, के चारों तरफ से नजर आ रहा है जिसके, ठीक है। तो बैकग्राउंड में तो वो लगा लेते थे कोई शीट या पीछे एक तरफ तो पर्दा लगता है, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं लग सकता, तो सारे लोग देखते थे इस तरह। और कई जो है ना वो डैंडीज जो थे, या जो आप कह लें जो बड़े अमीर लोग थे, अरिस्टोक्रेट्स थे, ये दरमियान में कुर्सी डाल के बैठ जाते थे स्टेज के ऊपर ना,
दरमियान में कुर्सी डाल लेते थे कि भी हमने देखना है। और कई दफ़ा ये ऐसे करते थे कि ये आपने अगर रेटिंग देखते हो ना, मूवीज़ अगर आप देखते हो इंग्लिश मूवीज़ या सीजन्स, तो उनकी एक रेटिंग होती है, IMDb वाले रेटिंग कर रहे होते हैं और उनके अंदर रेटिंग के अंदर रॉटन टोमेटोज लिखा होता है, ठीक है, कि इसको रॉटन टोमेटोज कितने मिले हैं। तो वो 4-5 जिसको रॉटन टोमेटोज मिले हो तो उसकी रेटिंग डाउन हो जाती है, एक भी मिला हो तो बंदा कहता है यार ये देखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो रॉटन टोमेटोज ये वहीं से असल में निकला है कि उस जमाने में जब लोग थिएटर देखते थे, पसंद नहीं आता था ना, वहीं पे अंडे उंडे मारने शुरू कर देते थे, ठीक है। ये तो खैर अंडे तो हमारे लोग मारते हैं जलसों जुलसों में, वो टमाटर बरल मारते थे। तो रॉटन टोमेटोज की फिर वहां से निकली ये जो मैं लीड्स का बता रहा हूँ कि वो चेयर रख के बैठे होते थे, वो दरमियान में ही किसी अगर इनको गुस्सा आया किसी बंदे पे कि उसने सही परफॉर्म नहीं किया, तो दरमियान में ही उसको अपनी छड़ी छुड़ी मार देते थे, ठीक है। यानी कि इस तरह का, और उस जमाने में कौन उनको पूछने वाला था। तो वो जनाब बहरहाल ये सारा सिलसिला जनाब चल रहा था। तो फिर 1576 के अंदर जो फर्स्ट थिएटर इस्टेब्लिश हुआ है, द थिएटर उसका नाम था, ठीक है, और ये इस्टेब्लिश किया गया और ये साउथ लंदन के अंदर जो है ना वो ये था। और यानी कि लंदन का जो साउथ वाला एरिया उस तरफ ये था। और आप कह सकते हैं कि टेम्स आप जब क्रॉस करते हैं उसके बाद है, टेम्स क्रॉस करने के बाद ये आता है। और आजकल इसका नाम द ग्लोब है, ठीक है। और ये शेक्सपियरियन थिएटर भी कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर जब बड़ा अरूज पे था तो उसने इसके शेयर्स वगैरह खरीद लिए थे काफ़ी ज़्यादा। और फिर शेक्सपियर ने अपना भी थिएटर को इंट्रोड्यूस करवाया था, एक नई इसने अप्रोच दी थी कि थिएटर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एक मिनट। अच्छा, तो जो द ग्लोब है, आजकल द ग्लोब है, अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पे जाइएगा। और वो बड़ी ज़बरदस्त सेटिंग उन्होंने की हुई है। और शेक्सपियरियन थिएटर के नाम से और भी आपको कई जगह पे मिलेंगे, जो लोगों ने लगाए हुए हैं थिएटर्स, यानी कि मेक शिफ्ट किस्म के। वो कभी कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें लोग बना लेते हैं। तो थिएटर के अंदर क्या किया गया कि गैलरीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, ठीक है। गैलरीज क्या होती हैं, वो अगर आप सिनेमा गए हो आपको पता होगा कि एक तो सामने जो लोग बैठे होते हैं और फिर एक जो अपर क्लास के लिए या जो महंगी सी टिकट्स होती हैं वो गैलरीज वालों को मिलती हैं, ठीक है। तो गैलरीज के अंदर बैठ के व्यू ज़रा ज़्यादा उनका ईजी होता है। और स्टेज के ऊपर पर्दा भी इसने लगाया, ठीक है। अब साइडों से स्टेज को बंद कर दिया गया, सिर्फ सामने जो है ना पर्दा आया। ये शेक्सपियर का काम था, ठीक है। जो कर्टन वाला जो थिएटर आप आजकल देखते हैं, ये शेक्सपियर ने उसको मॉडल किया था। अब इसके बारे में भी अगर कोई हो सकता है, कोई थ्योरी हो कि जी वो शेक्सपियर ने नहीं किया था, उसका नाम लगा हुआ है, किया किसी और ने था, तो इसका मुझे पता नहीं। पेपर के अंदर मेरा नहीं ख्याल ये कोई सवाल करेगा कि पर्दा किसने इंट्रोड्यूस करवाया था थिएटर के अंदर। तो बहरहाल, लेकिन शेक्सपियरियन थिएटर जो है ना ये एक टर्म मशहूर है और आपने यकीनन अपने टीचर से भी सुना होगा कि शेक्सपियर थिएटर, शेक्सपियर थिएटर। तो ये उसने पुराने थिएटर से शिफ्ट हो गया था अब ये, ठीक है। अच्छा, अब विलियम शेक्सपियर जो है इसकी जब ये लंदन में आया तो आके आते साथ ही ड्रामा नहीं लिखने शुरू हो गया, बल्कि आते साथ ही ये थिएटर कंपनीज के अंदर काम कर रहा था, ठीक है। और वो स्टेज बॉयज होते हैं ना, ये वो बना हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं पे तो ऐसे मौक़ों पे भी होता था कि एक्टर जो है वो छुट्टी पे है या एक्टर लेट है, तो जनाब शेक्सपियर साहब को वहाँ पे खड़ा किया हुआ उतनी देर के लिए। और वो माइनर एक्टर्स, ठीक है, यानी कि दरबान ना मिला तो उठा के इसे खड़ा कर दिया। तो यानी कि अभी यंग था वो, लेकिन अपनी ज़हानत के वजह से इसने he learned the art of writing drama, और he saw different drama and from different angles। और इंजेनिटी इसी चीज़ को कहते हैं, जहानत जो है वो यही चीज़ होती है कि बंदा देखता तो इधर उधर से देख रहा है, लेकिन रियल उसको कुछ नॉलेज उसके पास नहीं था, यानी कि पढ़ा लिखा था लेकिन यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं है। कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, स्कूल्स और हाई स्कूल्स बस वहाँ तक ही रहा। तो एक बंदा ड्रामा देख रहा है लेकिन वो आर्ट सीखना शुरू हो गया और वहाँ पे रह के इसने फिर जो है ना ड्रामा लिखने शुरू किए। अच्छा, लेकिन इसकी जो फर्स्ट जो इसकी सक्सेस है वो ड्रामा से नहीं हुई। इसकी सक्सेस की वजह इसकी पोएट्री थी। जो इसकी 2 पोएम्स थी, एक तो इसने लिखी थी वेनिस एंड एडोनिस, ये मशहूर हुई थी सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद रेप ऑफ लुक्रेस, ये दोनों पोएम्स तकरीबन साइड बाय साइड एक दूसरे के आगे पीछे पब्लिश हुई हैं और 1590s के अंदर ही। और इसकी वजह से ये मशहूर हो गया, ठीक है। और ड्रामाज जो हैं उस वक़्त तक इसके ड्रामाज इतने मशहूर नहीं हुए थे। बाद में आहिस्ता-आहिस्ता ड्रामाज जो हैं फिर वो मशहूर होने शुरू हुए, ठीक है। और शेक्सपियर जो है बड़ा इसको किसी जो है ना वो तरफ से वो ग्रांट्स नहीं मिली
जो दूसरों को मिलती थी ना ग्रांट्स के भाई कोर्ट का कोई बड़ा जो है ना ओहदेदार है, कोई लॉर्ड है, ठीक है, तो उसने इसे ग्रांट दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं था इसके साथ, ठीक है। तो ही हैड टू अर्न हिज वे थ्रू हिज ओन इंटेलिजेंस एंड थ्रू हिज हार्ड वर्क, ठीक है। ये सारे काम इसने अपने बलबूते पे ये सारी कर रहा था, ठीक है। अब इसके वर्क्स को, शेक्सपियर के वर्क को आमतौर पे 4 जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 4 यानी कि जो इसके ड्रामेटिक पीरियड्स हैं, यानी कि जो इसके राइटिंग पीरियड्स हैं, उनको 4 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये 4 कैटेगरीज ड्रामा के जॉनरास नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जॉनरास नहीं है ड्रामा के, ये सिर्फ उसके पीरियड्स शेक्सपियर की आर्ट के हैं कि उसका फर्स्ट पीरियड कौन सा था, सेकंड कौन सा, थर्ड और फोर्थ कौन सा, ठीक है। अब ये पीरियड्स जो हैं वो किस तरह डिफाइन किए, क्रिटिक्स ने बनाए हुए हैं। ये शेक्सपियर को नहीं पता था कि मैं इस पीरियड में हूँ इस वक्त, ठीक है। ये क्रिटिक्स ने बाद में जो है वो डिफाइन किया कि एक ही तरह के ड्रामाज और एक ही तरह के ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। और फिर जब शिफ्ट आती है एक, यकीनन उस दौरान को ब्रेक आई है, कोई मेजर इवेंट हुआ है शेक्सपियर की अपनी लाइफ में या उसने पढ़ा है, और उसके बाद एक अगला फिर आता है फिर। और उसके बाद एक और बात यह है कि राइटर मेच्योर हो रहा होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता राइटर मेच्योर होता जाता है। और फिर उसके जो वर्क्स होते हैं, जो एंड वाले वर्क्स होते हैं, उसके अंदर अक्सर राइटर जो है वो अपना बहुत ही मार्क्ड किस्म का उसका नजर आता है, मेच्योर पीरियड जो राइटर का होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पीरियड इसका है वो अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का पीरियड है, और इसके अंदर इसने लिखी है कॉमेडीज ज्यादा लिखी हैं, ठीक है। और जो सबसे मजेदार कॉमेडी है इसकी, अगर आपको कभी देखना चाहें, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये आप जरूर देखिएगा। कॉमेडी ऑफ एरर्स बहुत जबरदस्त है। और इसके अंदर एक इंजीनियस बात जो इसके अंदर है कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर, वो ये है कि डबल शॉट्स तो आपने देखे होंगे, यानी कि डबल्स होते हैं ना, हीरो जैसा ये एक और बंदा, इसने डबल्स को भी डबल इस्तेमाल किया है, यानी कि 2 हीरोज हैं और 2 ही विलन्स हैं और दोनों सेम शक्ल के हैं, ठीक है। तो ये जो डबल डबल्स है ना, इसकी वजह से ये कॉमेडी ऑफ एरर्स बहुत ही शानदार बन जाती है। यानी कि कई दफ़ा वो मालिक को भी पता नहीं होता कि मेरा मुलाजिम कौन है, ठीक है, वो दूसरे के मुलाजिम को अपना मुलाजिम समझ रहा होता है, और मुलाजिम को नहीं पता होता कि ये मेरा मालिक कौन सा है, ठीक है। तो वो डबल डबल्स का ये मज़ेदार काम है, और बड़ी इसने जो है ना मज़ेदार ये सारा लिखा था। और इसके अंदर आपको नजर आता है कि ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था। और इस दौरान इसने जो ड्रामाज लिखे हैं, उस वक्त जितने ड्रामाज लिखे रहे थे उन सब के अंदर इसने थोड़ा थोड़ा लिखा, यानी कि इसने थोड़ा बहुत ट्रेजेडी को भी हाथ लगाया, थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेस जो उस वक्त हो रहे थे ज्यादा, उनकी तरफ भी चला गया। फिर कॉमेडी जो थी, जिस तरह कॉमेडी ऑफ एरर्स मैंने बताया, तो ये भी जो है ना इसने लिखा। और ये इस दौर में मार्लो को इमिटेट कर रहा था, ठीक है, या जो दूसरे राइटर्स थे उस दौर के, उनको इमिटेट कर रहा था, ठीक है। बहुत ज्यादा राइटर्स थे उस दौर में। और इसके अंदर आपको नजर आता है कि ब्लैंक वर्ड्स के कपलेट्स बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको अगर आप इन वर्क्स को पढ़ें। और जो टिपिकल वर्क्स हैं, यानी कि स्टैंडिंग आउट वर्क्स जो इस दौर के हैं, वो लव्स लेबर लॉस्ट है, और कॉमेडी ऑफ एरर्स है, और साथ ही साथ रिचर्ड III, ये भी एक बड़ा अच्छा जो है ना वो इसका ड्रामा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो शेक्सपियर में तो ये पढ़िएगा। और उसके अलावा पोएम्स का जिक्र मैं कर चुका हूँ, ठीक है, वेनस एंड एडोनिस, और दूसरी द रेप ऑफ लूक्रिस, ये 2 पोएम्स इसकी थी, और ये तकरीबन इस पीरियड के एंड में इसने पब्लिश करवाई है, ठीक है। तो मशहूर ये उसी वजह से हुआ है। अभी ये इसका सेकंड पीरियड, जब इसने बड़े बड़े ड्रामा लिख रहा है, सॉरी ट्रेजेडीज लिख रहा है, थर्ड पीरियड के अंदर जो इसने लिखी हैं, वो अभी कहीं नामो निशान भी नहीं है, ठीक है। तो ये मशहूर अपनी पोएट्री की वजह से हो चुका था, और इसीलिए इसको बार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, आपने सुना होगा बार्ड इसे कहा जाता है, कोर्ट पोएट। सेकंड पीरियड जो है वो इसका डेवलपमेंट का पीरियड है, यानी कि जिसमें एक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, और उसने अपना एक अलग एक नैरेटिव डेवलप करना शुरू कर दिया है। एक दूसरी जो करंट चल रही है ड्रामा की, उससे हट के एक करंट जो है ना वो उसने एक अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना शुरू हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है, मिड समर नाइट्स ड्रीम, बहुत ही क्लास का ड्रामा है ये। अगर आपका मूड हो कॉमेडीज पढ़ने का, तो मिड समर नाइट स्ट्रीम, इसके अंदर ये एलिमेंट नहीं है कि बड़ा आपको थिंकिंग वाली बात है। इसके अंदर जो डायलॉग्स की जो सटेलिटी है, जिस तरह उसने डायलॉग्स आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत डायलॉग्स आते हैं, और स्टोरी भी बड़ी एक रोमांटिक और पेस्टोरल किस्म की स्टोरी है, ठीक है। और अगर आप मेलो ड्रामाज के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट इज़ अ मस्ट रीड थिंग, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस जरूर पढ़ने वाली चीज़ है। और ये मैं इसे चेंज जो है ना वो करूँगा, यानी कि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे,
जब हम कोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर मैं ज़रूर फोकस करूंगा और बड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन आप इसकी समरी ज़रूर पढ़ें और इसके अंदर जो जू के डायलॉग हैं, जिस तरह जू ऑफ माल्टा था ना, उसके डायलॉग बहुत ही कमाल के हैं। इसी तरह इसके अंदर जो जू है उसके डायलॉग्स बहुत कमाल के हैं, जिसमें वो कह रहा होता है कि इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, और इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लॉफ। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में वो जो जू है इसके अंदर वो बड़ी बात कर रहा होता है। और बड़ा एक ये मेलो ड्रामा इसे आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉमेडी भी कहते हैं कई लोग, लेकिन मेलो ड्रामा भी है। फिर रोमियो जूलियट जो कि बड़ा मशहूर हुआ और इसको बहुत सी बाद मूवीज बनाई गई हैं उस पर, ठीक है, और आपको पता होगा कि ये तकरीबन सब पे इसकी मूवीज बनी हुई हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि आजकल एक थिएटर जो है ये 2017 के अंदर, आजकल तो नहीं अब तो पुरानी बात हो गई है, 17 के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी में जो शेक्सपियरियन थिएटर का उस वक्त का डायरेक्टर था जो कि वो आया और वो उसका लेक्चर था एक, और हमारी ड्रामा की बल्कि फिल्म एंड लिटरेचर का एक कोर्स था, उसके अंदर वो उनको इनवाइट किया हमारी मैडम ने। तो उसने आगे हमें बताया कि वो सारे जो ड्रामाज हैं शेक्सपियर के, उनको अब डिजिटाइज किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि डिजिटल बनाएंगे वो ड्रामाज को। और डिजिटाइज किस तरह कर रहे हैं, यानी कि परफॉर्म वो थिएटर के अंदर ही होंगे, ठीक है, और लेकिन उनके जो कैमराज हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के और कई एंगल्स से वो उसके शॉट्स ले रहे थे। और उसने बताया कि हमारी पूरी डायरेक्टर्स की टीम है, वो खुद भी डायरेक्टर था उस वक्त, और डायरेक्टर्स की टीम है, और 15 के करीब कैमराज जो हैं वो लगाए जा रहे हैं थिएटर्स के ऊपर। 15 कैमराज और उनके कैमराज बड़े हैवी ड्यूटी कैमराज होते हैं। उनका मतलब ये है कि यानी कि हर एंगल से आप उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और उनके माइंड में वो भी होगा यकीनन कि वो कोई 4G टेक्नोलॉजी, सॉरी, उसके अंदर अगर देख रहे हैं HD के अंदर, और HD से अगली जो है मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन HD से अगली भी एक टेक्नोलॉजी है 3D के बाद जो आई है क्या 4D है क्या है, 3D के बाद एक टेक्नोलॉजी भी आई है 4K, यस 4K। तो 4K के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया जाए ताकि व्यूइंग उसकी अच्छी हो सके, और लाइव स्ट्रीम भी करते हैं वो, यानी कि थिएटर की और परफॉर्मेंस की और रही है, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, और वो भी थिएटर के अंदर, यानी कि थिएटर के अंदर ही लाइव स्ट्रीम हो रहा है। वो बैठे हैं अपने जो मेजर थिएटर है उनका, वहाँ पे कर रहे हैं और हम सारे ये देख रहे हैं। उन्होंने मैं एक ड्रामा भी दिखाया था किंग लेयर, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको ड्रामेटाइज कर रहे थे वो उस दौर में। इतना पुराना दौर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अब वो पता नहीं कहाँ तक पहुंच चुके होंगे। तो वो सारे ड्रामास को कह रहा था कि हम जो है ना वो करने के लिए, रिवाइव करने के लिए उनकी एक पूरी कमेटी बनी हुआ, पूरा एक ऑफिस बना हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और वो सारे मिल के देखते हैं, और एंड पे कहता है कि हम फैसला करते हैं कि कौन सा सीन कौन सा शॉट इवन किस एंगल से ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर और उन्होंने बंदे कौन रखे हुए हैं, जो PhDs हैं, ठीक है, PhDs रखे हुए हैं, हमारी तरह नहीं। सैयद नूर साहब जो दिल करे जनाब उठ के फिल्म बना देते हैं, और जो जहाँ पे उठा के मर्जी रख देते हैं। तो वो PhDs हैं अपनी फील्ड के अंदर, ड्रामाज और फिल्म्स के अंदर, जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड पीरियड में एक और बड़ा मज़ेदार ड्रामा है एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक मशहूर किस वजह से है, अगर आपको याद हो, आपने BA में एक पोएम पढ़ी होगी, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज जो है वो असल में एक स्पीच है, और एक फूल की स्पीच है मेरा ख्याल है, हाँ, फूल की स्पीच है एज यू लाइक इट के अंदर, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तो वो फूल जो है, जो शेक्सपियरियन फूल है, वो बेवकूफ नहीं है। शेक्सपियरियन फूल वो है जिसको लोग इजी लेते हैं, लेकिन वो बंदा बड़े जो ना गहरे ख्यालात का मालिक होता है, ठीक है, और वो फॉइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि जो हीरो है उसको हाईलाइट करने के लिए फूल जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो फूल की यूजेज उसने की है वो की है किंग लेयर के अंदर, और एक बहुत ही मास्टर क्लास किस्म का ड्रामा है किंग लेयर। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले। अच्छा जी, और ये जो पीरियड है बस ठीक है, इसके अंदर कोई जो बड़े ड्रामाज हैं मैंने बता दिए हैं आपको, और उनके ऊपर फोकस भी इंशाल्लाह बाद में आ ही जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पीरियड इसका आता है, और ये थर्ड पीरियड जो है इट इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ एंड ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। Had it not been the case, we would not have known Shakespeare। यानी कि अगर ये दौर ही ना आया होता तो हम शेक्सपियर को भी ना जानते होते, क्योंकि और भी बहुत से लोग उस वक्त लिख रहे थे। मार्लो तो बहुत ही बड़ी क्लास थी उस वक्त की, और अगर आप मार्लो को पढ़ें और सही तरह, यानी कि इसका जू ऑफ माल्टा और इसकी स्टोरीज पढ़ें, मतलब टेक्स्ट पढ़ें,
तो फिर आपको पता लगेगा कि बहुत ही बड़ा वो भी मास्टर आर्टिस्ट था। तो इस दौर के अंदर इसकी जो फेमस ट्रेजेडीज हैं, 4 मेजर ट्रेजेडीज जो हैं वो इसी दौर की हैं, ठीक है। कौन को जो किंग्स के ऊपर यानी कि बड़े लोगों पर बनाई गई हैं, कौन कौन सी? थैलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ और हाँ जी ये 4, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, ठीक है। चारों हो गई ना, हाँ जी। तो ये 4 मेजर ट्रेजेडीज हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर ने ये चारों नहीं पढ़ी हुई, so he must not call himself a student of literature. Rather, he must call him, he is interested in literature or she is interested in literature, not a student of literature. क्योंकि ये ट्रेजेडीज अगर आपने नहीं पढ़ी, आप ट्रेजेडी को जानते ही नहीं है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो क्या चीज़ है। अच्छा, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को समझने के लिए ये सारे जो है ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये इस वक्त कॉल जो है वो मेरा ख्याल है ये इसका एंड हो रहा है टाइम हमारा, तो मैं ये दोबारा इसे कनेक्ट करता हूँ, अभी यहीं पे रहिएगा, लेस देन अ मिनट में मैं वापस आऊँगा। और शेक्सपियर को आज हमने ज़रूर पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी वेरी लेट, यानी कि मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से देखूँ तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी कनेक्ट करता हूँ।